नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो आज का जो हमारा ये सेशन यहां पर होगा, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 दिन का डिस्कशन मैं आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ और आज हमारा डे नंबर 10 है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू शंकराचार्य कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बोला गया है कि ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्विता। दूसरी बात है ब्रह्म सूत्र भाष्य एंड भज गोविंदा स्तोत्र आर द मेजर वर्क्स ऑफ शंकराचार्य। थर्ड स्टेटमेंट है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग हिंदुइज्म इन इंडिया व्हेन बुद्धिज्म वॉज गेनिंग पॉपुलैरिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो शंकराचार्य जी से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में आपसे बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो ये शंकराचार्य जी हैं इनको हम आदि शंकरा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इनको जो है आदि शंकरा जो है उस नाम से भी यहां पर जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, मतलब इनका जो बर्थ प्लेस अगर आप देखेंगे तो ये केरला में हुआ था और केरला में भी अगर हम बात करेंगे तो कलादी नाम की एक जगह है। ठीक है, कलादी, वहां पर इनका जन्म जो है वो हुआ था और इसका जो टाइम पीरियड था वो 788 एडी या सीई जो है उसमें आपको ये इनका बर्थ होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्विता। अद्विता बेसिकली यहाँ पर होता है मोनिज्म। ठीक है, जो मोनिज्म होता है उसको हम यहाँ पर जैसे अद्वितीय बोलते हैं ना, जिसके जैसा कोई नहीं, तो अद्विता मतलब होता है मोनिज्म। और इसमें यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी कॉमेंट्रीज वगैरह यहाँ पर लिखी हैं, जैसे उपनिषद वगैरह हो गया, ब्रह्म सूत्र वगैरह हो गया, भगवत गीता वगैरह, तो उसमें इनकी बहुत सारी कमेंट्री वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आपसे बन सकता है कि देखिए जो अद्विता यहाँ पर है ना, मतलब अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो इसका मीनिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर क्या होता है, तो इसके बारे में जो है ये थोड़ा सा आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अद्विता जो है वो यहाँ पर क्या है। तो बेसिकली अद्विता जो है एक ब्रांच ऑफ हिंदू फिलॉसफी है जो यहाँ पर ये बोलता है कि यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड गॉड। ठीक है, तो उसके बारे में ये बात करता है कि इसमें जो गॉड हैं और जो लोग हैं, ह्यूमन हैं, उनके बीच में यूनिटी के बारे में बात करता है। इसको हम अद्विता फिलॉसफी यहां पर कहते हैं, तो ये बात याद रखना है। और उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर जो इनका ब्रह्म सूत्र भाष्य है, ये इनकी कमेंट्री जो है ये ब्रह्म सूत्र में आपको देखने को मिलेगी। और भज गोविंद स्तोत्र जो है ये यहां पर क्या है कि इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं और इसमें अगर आप चाहो तो एक और यहां पर ऐड कर सकते हो जिसका नाम है निर्वाणा संकटम। ठीक है, निर्वाणा षटकम जो है वो भी यहाँ पर इनकी एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो हिंदुइज्म वगैरह था उसको रिवाइव करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर था, क्योंकि उस टाइम पर जो बुद्धिज्म था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी यहाँ पर गेन कर रहा था। उस टाइम पर हिंदुइज्म को रिवाइव करने का क्रेडिट जो है वो आदि शंकराचार्य जी जो है उनको जाता है। और इनका याद रखिएगा, इनका एक और नेम है मूल शंकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इन्होंने ही जो है ये 4 मठास जो हैं, ठीक है, 4 मठास जो आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपको सही देखने को मिल रहे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोला गया है लोकटक लेक के बारे में। तो लोकटक लेक से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, इट इज पॉपुलरली नोन एज मधुरी लेक। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। इसमें से जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, सही स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, वो यहां पर क्या है। अच्छा, वैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड भी आपको याद रखना है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मजूली, है ना। तो मजूली आइलैंड जो है वो यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगा, मजूली आइलैंड आपका आसाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो है
ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। और रिवर के ऊपर लोकेटेड यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो मजूली आइलैंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर संगेसर सो, ठीक है, SANGETSAR, ठीक है, संगेसर सो जो आपको देखने को मिलेगा ये किससे रिलेटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। एक ये बात भी ध्यान रखना है। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो संगेसर सो है ना, इसको हम यहाँ पर मधुरी लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है, या माधुरी लेक या मधुरी लेक जो है उस नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बॉर्डर जो इसकी तिब्बत वगैरह के साथ आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ पर है। और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसमें इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ ये अर्थक्वेक की वजह से हुआ, है ना। ये जो लेक आपको देखने को मिल रहा है इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है ये तिब्बत वाले रीजन में जो बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ पर है। तो अर्थक्वेक 1950s में जो है वो आया था, उसकी वजह से यहाँ पर ये संगेसर सो जो है उस लेक की यहाँ पर स्थापना हुई, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोकटक लेक जो है उसको हम यहाँ पर माधुरी लेक जो है वो यहाँ पर नहीं कहते हैं, ठीक है। बाकी लोकटक लेक जो है ये आपका मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो लेक है ना ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की सबसे बड़ी लेक आपको देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये आपको यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ना दो चीजें जो है वो थोड़ा याद रखनी है। एक तो आपको फुमड़ीस जो है वो याद रखना है, ठीक है, फुमड़ीस। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि फुमसेंग्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस पर्टिकुलर लेक में वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो फिशरमैन वगैरह से एसोसिएटेड होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग है ना, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। और इसकी लोकेशन कहां पर मिलेगी ये भी आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है मणिपुर से रिलेटेड। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, विथ रेफरेंस टू द हीट वेव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, है ना, गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम हीट वेव्स कहते हैं। तो अब हीट वेव से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें जो सही स्टेटमेंट है ना, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट इज अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फैटल टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड, इट मेनली अकर इन द प्री मॉनसून सीजन। तो आपको बताना है इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पर समझें तो जो हीट वेव्स आपको देखने को मिलेगी, हीट वेव्स में जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर जो है वो आपको देखने को मिलता है। मतलब नॉर्मली जो टेम्परेचर रहता है वैसा टेम्परेचर नहीं होता है, ये आपको हाई टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उससे ज्यादा, है ना। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर समर सीजन यहाँ पर होता है, ठीक है, मतलब जो गर्मी वाला यहाँ पर सीजन होता है उस टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट होता है और जो साउथ सेंट्रल वाला पार्ट होता है, ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में और साउथ सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है वहां पर आपको ये चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि कोई भी जैसे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, आईएमडी के बारे में, तो इन्होंने कुछ कंडीशन जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, कि अगर हम इसको हीट वेव कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टच करना चाहिए, ठीक है। और ये जो 40 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर लिमिट रखा गया है ये प्लेन्स के लिए रखा गया है। और जो हमारे हिली रीजन होते हैं, ठीक है, वहां पर 30 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि हीट वेव्स का जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मतलब आप ये मान सकते हैं कि इसमें जो टोटल 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक का जो है वो टेम्परेचर आपको इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए, है ना। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर यहाँ पर आपको बढ़ता देखना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हीट वेव यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज ये बता दिया कि ये जो पर्टिकुलर चीज होगा, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्री मॉनसून सीजन होता है ना, मतलब समर वाला जो सीजन आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप ये कह सकते हैं कि स्पेशली जो इसका रीजन है,
ठीक है, वो मार्च से लेकर जून तक कह सकते हो, लेकिन कभी कभी ये जुलाई तक भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, प्री मानसून मतलब मानसून के पहले। और इसमें क्या होता है कि कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फैटल टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फैटल टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द्रविडन लैंग्वेज आर स्पोकन इंडिया एंड श्रीलंका ओनली, कुरुख आर द द्रविडन स्पीकिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। तो देखिए, द्रविडन लैंग्वेज के बारे में अगर हम देखेंगे तो भारत का जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वहां पर आपको ये लैंग्वेज बोलती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या है कि जो द्रविडन लैंग्वेज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इसमें टोटल 70 लैंग्वेजेस जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब जैसे साउथ इंडिया में भी जितनी लैंग्वेजेस हैं वो द्रविड़ फैमिली की हैं, है ना। तो टोटल आपको 70 लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये प्राइमरली जो है वो कहाँ पर बोली जाती हैं, ये जो साउथ एशिया वाला रीजन है ना वहां पर ये बोली जाती है, जिसमें भारत भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि करीब 215 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पर इस तरीके की जो भाषाएं वो बोलते हैं। और मेजॉरिटी जो यहाँ पर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, श्रीलंका में देखने को मिलेगी, और पाकिस्तान में भी आपको द्रविडन लैंग्वेज वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर स्पोकन इन इंडिया एंड श्रीलंका ओनली, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अगर द्रविडन लैंग्वेज का जो भी स्पीकर्स हैं, ठीक है, मतलब अगर हम जो भी अलग अलग भाषाएं यहाँ पर हमारे देश में बोली जाती हैं, इनके स्पीकर्स को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करें तो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है, सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है तेलुगु, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो आपको तमिल जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो कन्नड़ा भाषा है वो यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मलयालम वगैरह है वो आपको यहाँ पर इसके आगे जो है वो देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी द्रविडन लैंग्वेज है उसमें सबसे ज्यादा जो स्पीकर्स हैं वो तेलुगु लैंग्वेज के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, एक तुलु लैंग्वेज है ना, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज देने की बात यहाँ पर चलती रहती है। एक कोडावा भी लैंग्वेज है जो इन सब का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि ये द्रविडन जो लैंग्वेज है उसका ही आपको पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो द्रविडन स्पीकिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि द्रविडन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जो द्रविड़ भाषा यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, तो उस तरीके की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे द्रविडन स्पीकिंग, इसमें जो मेजॉरिटी आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या है, वो है आपका कुरुख, ठीक है, ये कुरुख हो गया आपका। और कुरुख जो है ये आपको ईस्टर्न, ठीक है, इंडिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हो गया ईस्टर्न इंडिया में। और एक जो है वो आपको ट्राइब देखने को मिलेगी गोंडी, और गोंडी जो है वो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि कुरुख जो है वो द्रविडन स्पीकिंग शेड्यूल्ड ट्राइब है जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो गलत है, ये ईस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी आपको यहाँ पर गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो कोई करेक्ट नहीं है, सो नाइदर 1 नॉर 2 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू जन शिक्षण संस्थान स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो जन शिक्षण संस्थान जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है, कि आप इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले जो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि द स्कीम एम्स एट imparting vocational skill training at the doorstep of the beneficiaries with a minimum cost and infrastructure. It is implemented through NGOs with 100% grants from the 100% grants from the Government of India. तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जो इस स्कीम का नाम है इसको बोलते हैं जन शिक्षण संस्थान, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पर पहले नाम इसका देखेंगे
ठीक है, पहले जो नाम आपको ये देखने को मिलेगा, अर्लियर नेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अर्लियर नेम जो था इसका, इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे श्रमिक विद्यापीठ। ठीक है, इसको बोला जाता था श्रमिक विद्यापीठ। ठीक है, इस नाम से जो है हम इसको यहां पर पहले जानते थे। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहां पर क्या है कि ये एक यूनिक क्रिएशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको यहां पर क्या करना है कि एनजीओस वगैरह के थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट करना है। और ये कब से यहां पर शुरू आपको देखने को मिलेगा, तो सिंस 1967 से जो है वो यहां पर इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये स्टार्ट हुई थी। और इसका जो नाम यहां पर बदला था, ठीक है, रिनेम्ड, ये कब हुआ था, ये आपको मिलेगा 2000 में। तो 2000 के सन में जो है इसका नाम बदलकर जो है वो जन शिक्षण संस्थान यहां पर रख दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि मतलब यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि पहले यहां पर क्या है कि जैसे मतलब इस अगर हम मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ, पहले ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में देखने को मिलेगी। फिर इसको यहां पर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। किस में ट्रांसफर किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल में जो है इसको यहां पर ट्रांसफर किया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो भी यहां पर ये स्किल होती है, ट्रेनिंग है ना, और उसके बाद डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, तो ये यहां पर आपको 2018 में यहां पर ये ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दिया। तो पहले जो है वो आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम एचआरडी मिनिस्ट्री कहते थे, वो था। और अभी जो है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफी अच्छा स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो ये जन शिक्षण संस्थान है ये एक तरीके का वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड करेगा मिनिमम कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या है कि ये इसलिए थोड़ा सा यूनिक यहां पर हो जाता है क्योंकि ये केवल आपको वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं या वोकेशनल स्किल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि लाइफ स्किल्स भी जो है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी डेली लाइफ में यहां पर आपकी मदद करेंगी। ठीक है, लाइफ स्किल्स प्लस जो भी वोकेशनल यहां पर स्किल्स होती हैं, ये दोनों चीजें इसके तहत यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं ताकि इंसान की जो है वो रेगुलर लाइफ में भी यहां पर मदद हो सके। ठीक है, अच्छा, इसमें जो प्रायोरिटी ग्रुप है इसमें यहां पर आप याद रखिएगा, जैसे शेड्यूल कास्ट यहां पर हो गए, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स यहां पर हो गए, उसके बाद जो वुमेन होते हैं उनको यहां पर इंक्लूड किया गया है ना, उसके बाद जो माइनॉरिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये यहां पर हो गया माइनॉरिटीज, और जो ओबीसीज वगैरह या अदर बैकवर्ड जो भी सेक्शन यहां पर देखने को मिलते हैं उनको यहां पर जो है वो क्लियर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो भी इसका इंप्लीमेंटेशन होता है वो एनजीओस के तहत होता है, और इसमें 100% जो ग्रांट होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन के तहत, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के तहत ये इंपॉर्टेंट एक स्कीम थी जो कि आपके एग्जामिनेशन वगैरह में डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर पूछी जा सकती है, उसको हमने यहाँ पर क्या किया, कवर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें जो है वो एकदम क्लियर हो गई होंगी, है ना। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो न्यूज में रहती है बस इसी तरीके से आपको कवर करना है, जितना आप यहाँ पर कवर करोगे चीजों को उतनी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत की जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे बुक्स वगैरह आप यहाँ पर कह सकते हैं, और उनके ऑथर कौन है उनके बारे में यहाँ पर चीजें जो है वो मैच करके लिखी गई हैं। तो अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबो इज आर करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा है जो कि आपको करेक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अष्टध्यायी जो बुक है ये पाणिनि ने लिखी है, कालिदास ने यहाँ पर मृच्छकटिका लिखी हुई है, और अश्वघोष ने यहाँ पर जो है ये बुद्ध चरित्र लिखा है। अब देखिए, अगर कालिदास वाला जो है उसमें अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, कि भाई क्या है ये सही होगा या नहीं होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अश्वघोष ने जो है ये बुद्ध चरित्र लिखा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो सबको कई बार स्टैटिक जीके वगैरह में भी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया ही हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अश्वघोष जो है उसने यहाँ पर ये बुद्ध चरित्र लिखा है, तो ये वाला तो सही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद अष्टध्यायी जो कि संस्कृत ग्रामर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये पाणिनि ने लिखा हुआ है ना, तो ये भी आपको सही देखने को मिल रहा है। तो 1 और 3 जो है ये आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे। फिर भी देखो आपने 2 ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे कालिदास जी जो है उनकी कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या है,
कि जैसे इनकी अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कुमार संभवा हो गया, रघुवंशम हो गया, है ना, ये सब जो किताबें हैं ये कालिदास जी की हैं। लेकिन जो मृच्छकटिका आपको देखने को मिलेगा ये किसकी है, ये आपको शूद्रका की जो है ये बुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये किताब किसने लिखी है, शूद्रका जो है वो इसके ऑथर आपको देखने को मिलेंगे। तो तीनों जो है वो जानी पहचानी किताब हैं। स्टैटिक जीके में डेफिनेटली आपने इसके बारे में जो है ये पढ़ा होगा। तो ये कालिदास वाला जो है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। सो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये वाली चीजें जो है वो करेक्टली मैच आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, है ना। तो ये पहला नेशनल पार्क था इंडिया का और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में हेली नेशनल पार्क के तहत। और जो भी इंडेंजर्ड यहाँ पर बंगाल टाइगर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इट फॉल्स इन द एरियाज ऑफ शिवालिक एंड आउटर हिमालयन जियोलॉजिकल प्रोविंस, ठीक है। तो अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि द अबोव स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो अगर केवल आपको यही पता होगा कि भाई भारत का जो पहला नेशनल पार्क था वो कौन सा था, ठीक है, जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से यहां पर रखा गया था। बाद में जो है इसको यहां पर हमने क्या कर दिया था, इसको हमने जो है यहां पर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो है उस नाम से हमने यहां पर इसको रख दिया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल सा है। और ये जो है ये कहां पर है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, है ना। एक बात ये भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। और आप सभी को पता है कि टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए एक हमने प्रोजेक्ट यहां पर चलाया है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। अगर आपसे बोला जाए कि प्रोजेक्ट जो आपका एलिफेंट है, ठीक है, वो यहां पर कब स्टार्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में जो है वो यहां पर स्टार्ट हुआ। और आपसे एक चीज ये भी पूछी जा सकती है कि प्रोजेक्ट लायन, है ना, शेर का जो यहां पर प्रोटेक्शन है उसको यहां पर करना है, तो उसके लिए अभी ना रिसेंटली जो है वो न्यूज में है ये प्रोजेक्ट जो लायन है वो यहां पर स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये चीज जो है वो यहां पर कब स्टार्ट करी गई, तो ये स्टार्ट किया गया था 2020 में, है ना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोजेक्ट हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या है कि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो है ये जिम कॉर्बेट आपको देखने को मिलेगा और 1936 वगैरह में यहां पर स्टेब्लिश हुआ था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो गया ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विथ रेफरेंस टू द युक्त धारा पोर्टल, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जो हमारा डेली न्यूज एनालिसिस होता है तो उसमें भी मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी। तो यहां पर बात हो रही है युक्त धारा पोर्टल के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ न्यू जियोस्पेटियल प्लानिंग पोर्टल अंडर भुवन, इट इज अ ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट विल सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ जियोटैग्ड एसेट क्रिएटेड अंडर द वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ना ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है ना। यही एक इसका कीवर्ड है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो कौन सा है, तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो उनके द्वारा यहां पर इसरो के साथ मिलकर जो है इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जो भी एसेट्स मनरेगा के तहत यहां पर क्रिएट किए गए हैं, है ना, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसके तहत जो भी यहां पर चीजें बनाई गई हैं उनकी यहां पर टैगिंग जो है वो यहां पर की जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो अब देखो दूसरे वाले को कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखो तीसरा सही है। पहला वाला अगर मान लीजिए कि ये भुवन के बारे में आपको नहीं पता है, जो कि जैसे मान लीजिए कि ये एक नया पोर्टल है जो भुवन है, ठीक है, उसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि ये एक नया पोर्टल है जो यहां पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये वाला ऑटोमेटिकली यहां पर सही हो गया। अगर आपको दूसरा और तीसरा भी पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर कर सकते थे, है ना। दूसरा वाला स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई हुआ है, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इनसे दूसरा वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब तीसरा वाला है, तीसरा सही है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि भुवन के अंतर्गत जो है ये एक नया पोर्टल है जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसरो के सहयोग से
यहाँ पर स्टार्ट करी गई है, जिसमें मनरेगा के जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं उनकी जियोस्पेटियल यहाँ पर टैगिंग वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द जू xanthellae supply the coral with organic product of photosynthesis. The zoo xanthellae are responsible for the unique and beautiful colors of corals. तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्या है कि कोरल्स के बारे में, जैसे कोरल रीफ वगैरह होते हैं ना, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोरल्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, जो भी यहाँ पर कोरल्स वगैरह होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पॉलिप्स। ठीक है, तो पॉलिप्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो पॉलिप्स का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या होती हैं, ये आपको एक जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। एक तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें इन्हीं पॉलिप्स में, है ना, इन्हीं पॉलिप्स में आपको यहाँ पर क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब छोटे छोटे उसमें आपको जो है माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ज़ूसेंथियला जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, THELLAE। ठीक है, तो इस माइक्रोस्कोपिक एल्गी को क्या बोला जाता है, ये ज़ूसेंथियला जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो मतलब उनके टिश्यूज में जो है वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर ये कोरल्स होते हैं और एल्गी होते हैं उनका यहाँ पर एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सप्लाई द कोरल विथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस यहाँ पर होती है तो उसके लिए जो यहाँ पर ज़ूसेंथियला है वो यहाँ पर क्या करता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वगैरह जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं कोरल्स को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर इसी के पास आपको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कोरल्स में कलर वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो उसकी वजह से भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर उसमें कलर अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज। ठीक है, इसको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। ठीक है, ये नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू द अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी गई हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट जो है वो बताने हैं कि कौन से सही है कौन से गलत है। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ द ट्रांसमिटेड प्रेशर ऑफ मूविंग लिथोस्फेरिक और क्रिस्टल प्लेट्स। The location below the earth surface where the earthquake start is called the epicenter. उसके बाद वडोटी बेनियोफ जोन्स आर एसोसिएटेड विद द डीप अर्थक्वेक्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर सही हैं। अब आप कोशिश ये करिए कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा यहाँ पर जो है स्टेटमेंट हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। ये यहां पर क्या होना चाहिए, एपिसेंटर जो होता है वो एबो होता है। ठीक है, जहां से ये स्टार्ट होता है, फोकस जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अर्थ यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है, तो ऊपर की तरफ जो यहाँ पर पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ये हो गया आपका फोकस जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। और ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, तो ये एपिसेंटर नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये गलत हो गया। तो अब ये गलत हुआ तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर आपके गलत हो गए। ठीक है, अब तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले पहला वाला देख सकते हैं कि आप सभी को पता है कि भाई
जो यहाँ पर आपकी क्रस्ट होती है उसमें जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये सडन रिलीज होता है प्रेशर का, इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, आप जो डीप अर्थक्वेक्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो करीब 300 से 700 किलोमीटर का जो यहाँ पर रेंज है, इसमें यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो डीप अर्थक्वेक्स होते हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, और ऐसे जोन को हम यहाँ पर वडाटी बेनियोफ जोन्स जो हैं वो यहाँ पर आपको कहते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा जोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें डाउन गोइंग ओशियनिक क्रिस्टल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं वडाटी बेनियोफ जोन, जहां पर आपको डीप अर्थक्वेक जो है वो डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। तो एग्जामिनेशन में आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए रिक्टर स्केल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का जो कोर्स है वो भी इनरोल कर सकते हो। 249 मंथली सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। जिस दिन से स्टार्ट करोगे वहां से आपको 1 महीने तक जो है डेली न्यूज एनालिसिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पर भी मैं करवाता हूँ, वो सब चीजें हो जाएंगी आपकी कवर। और जनवरी से लेकर सितंबर तक के सभी करंट अफेयर 2021 के जो है वो अभी तक मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा एसएसबी का बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आज हमारी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की आखिरी क्लास है, और कल मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो ये मेरा नंबर है, अगर आप में से किसी को कोई अपडेट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर हमारा डैप ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी आप चैट के माध्यम से चीजें जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।